यूनियन बजट 2026 में बहुत सारे ऐसे हुए खुलासे। अगर आप एनआरआई है तो ये आपके लिए। अब प्रॉपर्टी बेचना हुआ मक्खन। अब आप किसी भी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर बन सकते हैं। आज प्रॉपर्टी लेना या बेचना दोनों चीजें हुई आसान। 1 मार्च है। आज मैंने प्रॉपर्टी की डील आपसे फाइनल करी। तो 2 से 4 हफ्ते लगते थे टैन की एक्सरसाइज में, टैक्सेशन जमा करवाने में। तो हमारी डील जो होती थी वो ह्यूमन एरर हो जाता है। तो हमने एक केस भी सुना था उसको। एक केस था, उसके अंदर क्या हुआ, जो एनआरआई था वो बायर था। अच्छा, इस यूनियन बजट में एक और बहुत बड़ी चीज़ जो आई है सामने कि एनआरआई जो है अब हमारी इंडियन कंपनी, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन कंपनीज होती है, उसमें मेजरली होल्ड कर सकते हैं। अगर आप डेटा की बात करें, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपया आया है एनआरआई का। यूनियन बजट 2026 में बहुत सारे ऐसे हुए खुलासे। अगर आप एनआरआई है तो ये आपके लिए है। अब प्रॉपर्टी बेचना हुआ मक्खन। अब आप किसी भी कंपनी में मेजर शेयर होल्डर बन सकते हैं। आज प्रॉपर्टी लेना या बेचना दोनों चीज़ें हुई आसान। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्पेशली एनआरआईज के लिए इसमें डिस्कस करी गई है इस पूरे यूनियन बजट के अंदर, जिसके लिए वी हैव इनवाइटेड केशव जी एज ऑलवेज, जो इस पूरे बजट को, इस सारी चीज़ों को स्पेशली एनआरआईज के लिए प्रॉपरली ब्रीफ डाउन करेंगे एक ले मैन लैंग्वेज में, ताकि आप समझ सके कि गवर्नमेंट ने वाकई में एनआरआईज के लिए कुछ किया है या व्हाट इज़ द थिंग। हेलो केशव जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एज ऑलवेज आपको हम इसलिए इनवाइट करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपरली और बेटर वे में चीज़ों को समझाते हैं। तो आज का जैसा टॉपिक हमारा यूनियन बजट ही है, तो मेरा सबसे ओपनिंग में ये क्वेश्चन है कि जो भी नॉर्म्स बने हैं जिसमें फोकस जो था आपका टैक्स कम करने में तो था नहीं, था क्या पेपर वर्क ईजी करने में, कंप्लाइंस ईजी करने में। तो आपको किस हद तक लगता है कि वाकई में एक गुड डिसीजन लिया है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है वो टाइम बाय टाइम, साल बाय साल हर तरीके के रिफॉर्म लाती है। पब्लिक को हमेशा ये रहता है कि टैक्सेशन कम हो जाए, बट जो ये टैक्सेशन गवर्नमेंट लेती है हमारे कंट्री के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज़ होता है। सो इस बारी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पे तो इतना काम नहीं किया, मगर हाँ, उन्होंने कंप्लाइंसेस बेटर कर दिए। कंप्लाइंसेस में उन्होंने क्या करा, जितना पेपर वर्क था, ये कैसे पुराने प्रोसेसेस जो आज से 30 साल 20 साल पहले बने हुए हैं उनको कैसे बेटर किया जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एनआरआई की जो रेमिटेंस है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करना सबसे इम्पोर्टेंट था, रेदर देन सबसे पहले टैक्सेशन कम करना। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट ये कदम उठाया है कि उन्होंने जो पहले टीसीएस का एक रूल होता था, आपको टैक्स क्रेडिट एट सोर्स करना पड़ता था। यानी जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनआरआई हैं, मैं इंडियन सेलर हूँ, तो उस समय पे पहले, आज से पहले, इस साल से पहले क्या होता था कि आपको एक 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता था। और मुझे उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। आप अप्लाई करते थे, देन उसमें 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता था। देन उसके बाद हम अपनी लैंड डील या प्रॉपर्टी डील को आगे बढ़ा सकते थे। अब गवर्नमेंट ने ये जितनी पुराने प्रोसेसेस थे इनको हटा दिया है। अब क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। जैसे इंडिया में मैंने अगर एक रेजिडेंट इंडियन को प्रॉपर्टी बेचनी है, इट इज़ एज सिंपल फॉर द एनआरआई टू सेल प्रॉपर्टी और बाय प्रॉपर्टी। अब मुझे जो टीडीएस है वो उसके पैन नंबर पे चढ़ाना है। दैट इज टीडीएस कलेक्शन का जब मैं फॉर्म भरूंगा तो आपके पैन नंबर पे भरूंगा जो एनआरआई हो। और इसी में जैसे आपने बोला, इसकी वजह से हम अकॉर्डिंग टू द डेटा ये भी कि 10 to 30% जो एनआरआईज का पैसा था जब वो प्रॉपर्टी बेचती थी तो लॉक हो जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन की बात थी। तो अब वो कहीं ना कहीं जल्दी जो है, आप बोल रहे हो कि जो प्रोसेस है दैट हैज़ बिकम ईजियर, तो कम से कम एक जो एनआरआई है जिसको प्रॉपर्टी बेचने, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल, राइट। तो अभी क्या होता था, अगर आज लेटर से आज 1 मार्च है, आज मैंने प्रॉपर्टी की डील आपसे फाइनल करी है, तो 2 से 4 हफ्ते लगते थे टैन की एक्सरसाइज में, टैक्सेशन जमा करवाने में। तो हमारी डील जो होती थी वो कम से कम 2-3 महीने में मटेरियलाइज हो पाती थी। बट अब क्या हो गया, अब यही सेम चीज़ विद इन अ मंथ और 15 डेज आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द डील साइज एंड जो आपके अदर पेपर वर्क है। बिकॉज अब जो टैन नंबर वाला प्रोसेस हट गया, तो आपको सिर्फ पैन नंबर पर ही टैक्स भरना है। ओके अच्छा, जैसे एक और बात आपने बोली इसकी कॉन्वर्जेशन में कि जो एनआरआईज है वो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, और डेटा के अकॉर्डिंग भी जैसे गुड़गांव और नोएडा के अंदर जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, कहते हैं कि एनआरआईज ने ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ, बल्कि इंडियंस ने इतना नहीं करा हुआ।
तो इस नॉर्म्स के बाद एज अ बायर और सेलर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, क्या राहत की चीज़ आई है या सेम ही चीज़ है? थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस के लिए ब्रीफ डाउन करें। देखिए डेटा के हिसाब से ना जो मैं कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था एक डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग 10 to 15% जो ट्रांजेक्शन्स होती थी ना, वो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ना कैंसिल हो जाती थी। फॉर एग्जांपल आप बायर हैं NRI, मैं सेलर हूँ इंडियन, राइट। आपने कुछ फॉर्म भरा, टैन नंबर में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के कारण गलती आ गई या और कोई एरर हो गया उसमें, ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिसमैच हो गई या फिर पेमेंट डिटेल्स मिसमैच हो गई, उसकी वजह से क्या होता था, जो पेमेंट साइकिल है वो 2 से 3 हफ्ते बढ़ जाता था उसमें। फिर वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते थे या फिर कई बार क्या होता था, डील कैंसिल हो जाती थी। बट इस केस में अब क्या चेंजेस आ गए हैं कि अगर मैं बायर की साइड पे देखूं तो बायर के लिए कंप्लायंसेस 50-60% तक कम हो गई है अगर बायर NRI है तो। तो उस केस में अभी हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैन नंबर के अकॉर्डिंग, जो कि पैन नंबर पहले भी अनिवार्य था, इम्पोर्टेंट था लेना, तो पैन नंबर के अकॉर्डिंग आपने अपना टैक्सेशन जो है अमाउंट उसमें फिल कर देना है। एंड सिंस उसमें पैन नंबर इन्वॉल्व है तो वो प्राइम बन गया। यस, प्राइम बन गया। एंड सिंस उसमें पैन नंबर इन्वॉल्व है तो उसकी रेक्टिफिकेशन बेटर हो गई है, उसमें ईजी स्टेप्स होते हैं, आप जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं सेलर की बात करूं, सेलर के केस में भी ये हो गया कि मार्केट सेंटिमेंट्स ट्रांजैक्शन फ्रेंडली हो गए हैं। पहले बहुत सारे लोग सोचते थे यार NRI को मैं के साथ डील करूंगा तो उसमें बहुत सारे टैक्सेशन के कंप्लायंसेस के प्रॉब्लम्स आएंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो चीज़ें इजी हो गई है, लोग डरते थे। एंड अब NRI का पैसा अगर इंडिया में आ रहा है वापस रेमिटेंसेस के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो जो इंडियन डोमेस्टिक सेलर्स हैं वो भी उनको ज़्यादा सेल कर पाएंगे। तो एक तरीके से पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला, काइंड ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स राइट, तो मिस्टेक्स तो होती हैं। अब जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि भाई टैन फिल करना है, ये फिल करना है, तो ह्यूमन एरर हो जाता है। तो हमने एक केस भी सुना था, उस ह्यूमन एरर की वजह से मे बी फॉर्म में कुछ इश्यू हो गया था, तो इतनी बड़ी जो NRI को थी पेनल्टी लगी थी। तो क्या अब इस चीज़ों से भी, इस पे भी वर्क हो रहा है? अब ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी मिस्टेक्स लोगों की होना, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल आपने सही कहा। एक केस था, उसके अंदर क्या हुआ, जो NRI था वो बायर था एंड उसने जो उसमें कंप्लायंसेस इशू हुए या उसने जो फिलिंग करी फॉर्म की 27Q फॉर्म की, वो गलती कर दी उसने, उसमें गलत टैक्सेशन अमाउंट भर दिया। उसकी वजह से उसे 18 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि आपने टैक्स कम जमा करवाया है। तो हुआ क्या, आने वाले 1 अक्टूबर 2026 से, क्योंकि आज ये बजट में आया है तो इसको अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 अक्टूबर 2026 के बाद से जो 27Q है ये फॉर्म होता था, जो पहले टैन नंबर लेने के बाद आपको भरना होता था, और इसी की आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती थी। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो झंझट है, ये अब खत्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक रेजिडेंट बायर सेलर की ट्रांजेक्शन की तरह ही फॉर्म 26Q भी भरना है अपने पैन नंबर के हिसाब से। तो जो प्रोसेस है वो और बेटर अलाइंड हो गया है, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो NRI इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आएगी, और इंडियन बायर्स और सेलर्स जो हैं वो सोचेंगे कि हम NRI के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें और उनकी भी प्रॉपर्टी ले पाएंगे जो इंडिया है NRI के। राइट। अभी तक क्या होता था, सिर्फ बिल्डर के प्रोजेक्ट्स बिकते थे। तो मेरे हिसाब से इसमें रीसेल में भी पुश आएगा, जो रीसेल मार्केट है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर मेजर NRI ने वो प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसको लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कम की वजह से मे बी, एंड कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ जो हमारा ये फाइलिंग का खर्चा था ये भी कम हो गया है। वरना पहले आप टैन नंबर अप्लाई करते थे, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट लेते थे CA से या अकाउंटेंट से, एंड देन उसके बाद उसकी क्वार्टरली फाइलिंग रिपोर्ट जाती थी, एंड काफ़ी झंझट बढ़ जाते थे। तो मेरे हिसाब से हर एक ट्रांजेक्शन में 30 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा और कम हो गया, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस ही रिमूव हो गया है। एंड इसके साथ साथ जो टाइमलाइन पे इम्पैक्ट पड़ा है वो भी हुआ है कि टाइमलाइन 2 से 4 महीने की बजाय अब 1 महीने में भी आप क्लोज कर सकते हैं। आपने से बात तो अच्छी बोली कि पैसा कम हो जाता है, बट सॉरी टू से गवर्नमेंट अपने लिए तो पैसा कम नहीं करती। जो इससे अलाइन लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इट वाज अ वे ऑफ इनकम, राइट। तो वो कहीं ना कहीं कम नहीं, देखिए वे ऑफ इनकम तो उनकी अभी भी कंटिन्यू ही रहेगी, बट ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम हो गई। लाइक अभी भी आपको अगर एक बायर सेलर को जाना है तो वो अभी भी CA के थ्रू हेल्प लेके ही वो फॉर्म भरते हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि वो टू एंड फ्रो बार बार उसी इंफॉर्मेशन को रिले करना, वो चीज़ें कम हो गई। अच्छा, इस यूनियन बजट में एक और बहुत बड़ी चीज़ जो आई है सामने कि NRIs जो है, अब हमारी इंडियन कंपनीज, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन कंपनीज होती है, उसमें मेजरली होल्ड कर सकते हैं।
तो ये इंडियन कंपनीज को फ़ायदा देगी या एनआरआई को फ़ायदा देगी, इसको थोड़ा आप लेमन लैंग्वेज में समझाएं, क्या चेंजेस आए हैं बेसिकली? देखिए, गवर्नमेंट का एक ही मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर आप डेटा की बात करें, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए आया है एनआरआई का थ्रू इन्वेस्टमेंट इन मिड कैप कंपनीज। मगर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पुराने रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे जहाँ पे एक एनआरआई पर्टिकुलर जो एग्रीगेट एनआरआई होते हैं, जैसे आप और मैं अगर कोई एनआरआई है और हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं ले सकते थे बट उसके लिए हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, या एमसीए में जाके आरओसी में जाके हमें अप्रूवल लेना पड़ता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसको 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया है। तो देखिए, मोर देन डबल कर दिया है। इसका मतलब जितनी भी पहले लोग एनआरआई थे वो मिड कैप कंपनीज में लगाते थे, वो छोटी कंपनीज में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस उन्होंने इजी कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो गवर्नमेंट का ये कदम रहा है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है, जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होता था उसको 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है एनआरआईज के लिए। सिंगल थोड़ा सा इसको समझाएं क्या? देखिए, एक कंपनी में ना 2 टाइप के कैपिटल होता है जो प्रमोटर पैसा लगाता है कंपनी में। तो वो 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, एक होता है पेड अप कैपिटल और एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। एक कैपिटल जो होता है वो कंपनी के खर्चे में इस्तेमाल होता है और एक कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है। तो गवर्नमेंट ने जो पेड अप कैपिटल है उसकी जो लिमिट है एनआरआई के लिए वो बढ़ा दी है, 5% से 10% करती है। इसका मतलब ये होगा कि जो एक सिंगल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था कंपनी में वो ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज कर सकता है। लिटरली डबल हो गया है। तो उसकी वजह से क्या है, मार्केट में सेंटिमेंट बेटर हो गए, एनआरआई की इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। और जैसे कि देखा जाए तो जैसे धीरे धीरे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट, तो एनआरआई को कुछ छोटी कंपनी में, मीडियम स्केल कंपनीज में या मिड स्केल कंपनीज में बेटर इन्वेस्टमेंट मिलेगी। उसमें इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न होगी वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। क्योंकि उनके लिए तो लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट, कम पैसा डाला और ज़्यादा रिटर्न, एंड रुपी के डेप्रिसिएशन के साथ वो वैसे ही रिटर्न बढ़ जाती है। इसीलिए एनआरआई का जो इनफ्लो है इंडियन मार्केट में वो बढ़ने वाला है। तो इंडियंस कंपनी को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो, मतलब मे बी इंडियंस को इन्वेस्ट करना हुआ तो उसके लिए तो वो कहीं ना कहीं इतना परसेंट तो गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया एनआरआईज के लिए। नहीं, फ्रीज नहीं करा, ऑप्शनल है ये। ऑप्शनल कि वही अगर मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में बाहर से पैसा आए, एनआरआईज का पैसा आए, तो पहले मैं 10% से ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व कर सकता था। उसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क था, कंप्लाइंसेस थी, अप्रूवल्स रिक्वायर्ड थे। बट अब ऐसा हो गया कि मैं 24% तक उनका पैसा इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो इंडियन कंपनीज का इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो और बेटर ग्रो कर सकती हैं। अगर मार्केट में, इंडियन मार्केट में लेटेस्ट से उनमें 10 इन्वेस्टर्स थे तो 5 इन्वेस्टर बाहर के भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो एडवांटेज में इंडियन कंपनीज। तो इसके बाद और एनआरआई के लिए टैक्स या उसके कंप्लायंस की और कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल आवर ऑडियंस? देखिए, गवर्नमेंट ने इस बार ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स दिए हैं। अच्छा, ओके। सबसे पहला पॉइंटर उन्होंने क्या करा है, आपका टीडीएस सिस्टम को सिंप्लीफाई करा है। यानी जैसे कि मैंने बताया आपको, उन्होंने टीसीएस हटा दिया है, टैन हटा दिया है, टीसीएस की फॉर्मेलिटीज कम कर दी है, टैन हटा दिया है। अब आपको सिर्फ पैन नंबर पर ही टीडीएस चढ़ाना पड़ेगा प्रॉपर्टी परचेज के लिए। दैट इज द बिगेस्ट रिफॉर्म दे कुड हैव डन, एंड जो कि मेरे हिसाब से बहुत सालों से पेंडिंग भी था। सेकंड पॉइंट पे उन्होंने ना ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आए हैं। उन्होंने 6 मंथ्स की विंडो खोली है कि अगर किसी एनआरआई को अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, म्यूचुअल फंड या शेयर होल्डिंग या कोई इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करनी है, तो आप वो 6 मंथ्स की विंडो में डिक्लेयर कर सकते हैं। बिकॉज अगर ब्लैक मनी की हम बात करें तो उसके अंदर 10 लाख या उससे ऊपर की पेनल्टी लग सकती है अगर आप अनडिस्क्लोज रखते हैं अपने जो एसेट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने एक 6 मंथ्स की विंडो दी है कि आइए, जो भी आपने आज से पहले कभी कुछ ऐसे एसेट्स खरीदे हैं, बेचे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करी है और आपने उसको डिक्लेयर नहीं करा है ड्यू टू एनी रीजन, हेल्थ रीजन और फाइनेंशियल रीजन और व्हाटएवर, तो आप उसको 6 मंथ्स की विंडो में डिक्लेयर कर सकते हैं। और पहले इट वाज फॉर हाउ मच, लाइक पहले ऐसा कोई नहीं, ये प्रोविजन आया है। अच्छा, कि आप आके ये आज डिस्क्लोज करिए और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बीच बीच में ऐसी स्कीम्स लाती रहती है, सो दैट लोग अपने जो टैक्स की लायबिलिटीज हैं, जो टैक्स का उनका कर्तव्य है, वो पे करें।
अच्छा, सो यू वर सेइंग कि मैक्सिमम 6 मंथ्स दे दिया गया है कि उसके विद इन आप सब Right. कुछ डिक्लेयर सब कुछ कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ओके ओके। तीसरा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये लेके आए हैं जिसके अंदर इन्होंने इनकम टैक्स के जो पुराने 1960s के लॉज थे उन रेफरेंसेस को, उन डेफिनेशंस को और उन कंप्लाइंसेस को थोड़ा बेटर किया है ताकि एनआरआई और जो इंडियन ऑडियंस भी है, इंडियन नेशनल्स है, वो भी इस चीज़ को बेटर समझ पाए। तो उन्होंने ये जो सारी डेफिनेशंस है 800 या 1000 कुछ डेफिनेशंस थी उनको सिंप्लीफाई करा है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़े और टैक्सेशन जो लॉज हैं लोग टैक्स पे करने में और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, हर समय उनको सीए और उनके पास ना जाना पड़े। एक ओवरऑल इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा बैलेंस आउट करे, सिंप्लीफाई के right. इसके अलावा इसके अलावा उन्होंने जो हमारे देश में रेमिटेंसेस आती थी वो आती थी 125 बिलियन डॉलर्स की। अच्छा। तो ये जितने सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रोसेसेस सिंप्लीफाई करे हैं उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में और बढ़ने वाली है। दे आर अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एनआरआई रेमिटेंसेस एंड जब पैसा इंडिया में आएगा तो हमारी इकोनॉमी में ही फ्लो करेगा एंड जब वो फ्लो करेगा तो हमारी इकोनॉमी और बूम करेगी। ओके अच्छा, हमारी ऑडियंस को के लिए ये थोड़ा रेमिटेंस वर्ड जो है इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके बताएं उनके लिए। देखिए, अगर मैं एक एनआरआई हूँ और मैं देश से बाहर काम करता हूँ तो अपनी फैमिली के लिए या सेविंग्स के लिए जो भी पैसा मैं इंडिया भेजता हूँ अपने पैसे वहाँ पे डॉलर्स या पॉन्ड्स में कमा कर उसे रेमिटेंसेस बोलते हैं। और देखिए, अगर हम जब बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ खर्चे होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है, या फिर आप मान लीजिए जो हमारे देश की सेना है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी मिसाइल्स खरीदनी है, अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं सोशल सेक्टर में, पब्लिक वेलफेयर में। तो इनको बैलेंस आउट करने के लिए तो जो कैश इनफ्लो आता है वो कहाँ से आता है? टैक्सेशन के थ्रू आता है, सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ से इनफ्लो आता है? वो आता है एनआरआईज के थ्रू। एनआरआई हमारे देश के सैनिकों की तरह ही एक बहुत बड़ी आर्मी है। वो एक अगर मैं एक टर्म यूज करना चाहूँ तो वो एक फाइनेंशियल आर्मी है जो बाहर दूसरी करेंसी में पैसा कमाते हैं और इंडिया में वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो जो पैसा इंडिया आता है उसे रेमिटेंस बोलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा केस होता है कि हम इंडिया में बैठे और हमें कहीं बाहर पैसा भेजना है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसमें भी कुछ एडवांटेज आया, आप कुछ बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। इस बजट के अंदर मान लीजिए किसी का भाई या बहन बाहर आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल लंदन में पढ़ रहा है, राइट? तो पहले हम उनको पैसा भेजते थे एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तो उसके ऊपर 5% का TCS लगता था। अच्छा। अब वो जो 5% का स्लैब है गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है। अगर हम चलो कुछ तो अच्छा किया है। हमने काफ़ी कुछ अच्छा करा है, ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। तो अगर हम देखे जाए तो गवर्नमेंट ने मेडिकल पे पहले 5% लगता था मेडिकल खर्चों के लिए। जो उनको मेडिकल खर्चा करना है, मान लो किसी भी बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, या कोई एनआरआई है, राइट? तो हम इंडिया से जब पैसा भेजते थे उस पर 5% लगता था मेडिकल खर्चों के लिए। अब वो भी फ्लैट 2% हो गया। अच्छा। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए भेजा तो 10 लाख में से पहले मोटा मोटा आप लगा लीजिए 50,000 रुपये तो मेरा टैक्स कट जाता था। अच्छा, ठीक है। और अब वो चेंज हो गया, अब वो सिर्फ कटेगा 20,000 2% के हिसाब से। ओके, मतलब पैसा अल्टीमेटली टैक्सेशन थोड़े बेटर हुए हैं, कंप्लाइंसेस बेटर हो गए हैं एंड गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो देश के लोग हैं वो बाहर जाके काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर बहुत बिजनेस कर रहे हैं और वो पैसा वापस इंडिया आ रहा है थ्रू रेमिटेंस। तो क्यों ना इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए और जहाँ पे टैक्सेशन की रिलीफ दे सकते हैं वो दिया जाए। अच्छा, इस बजट के बाद बहुत सारे ऐसे एनआरआई होंगे जिनको प्रॉपर्टी प्लान करनी होगी, मतलब बेचना होगा या लेना होगा, तो एक सिंपल फॉर्मेट में आप थोड़ा उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो आफ्टर दिस यूनियन बजट मतलब प्लान आउट कर सकते हैं उन चीज़ों को। देखिए, अगर मैं सिंपल एक लाइन में बोलूँ, गवर्नमेंट ने इस बजट में एनआरआईज के लिए टैक्सेशन कम नहीं किया बिकॉज वो रिक्वायर्ड भी नहीं था। जब इतना इन्फ्लो आ रहा है मार्केट में, इतना इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो क्यों हम करें टैक्सेशन, जो कि जायज़ है। मे बी होपफुली नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट टैक्सेशन पे थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, राइट? बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फास्टर एग्जीक्यूशन करा है, कंप्लाइंसेस बेटर करी हैं, जो लॉज रिक्वायर्ड नहीं थे उनको बेटर किया है, उनको रिमूव कर दिया है, राइट? और उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते थे, जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एनआरआई का, या रेमिटेंसेस को थोड़ा बढ़ावा देना, उसको उन्होंने थोड़ा सा बेटर तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए इस बजट में नरेट किया है। अच्छा,
तो अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं कि और बढ़ गई है बिकॉज NRIs आर मोर लाइक कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल। तो कुछ आप ऑप्शंस भी बताएं हमें। देखिए मैंने पहले भी जैसे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करा है, जो भी साउथ के बिल्डर्स हैं वो दिल्ली एनसीआर की नॉर्थ की मार्केट में आ रहे हैं। बिरला आ रहा है, प्रेस्टीज आ रहा है, ओबरॉय आ रहा है, रुस्तम जी आ रहा है। सारे के सारे मार्केट के जो बिल्डर्स हैं साउथ के वो नॉर्थ में आ रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ के कुछ बिल्डर्स जैसे DLF उन्होंने भी मुंबई में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो देखा जाए तो पैन इंडिया ही सारी सिटीज़ में बूम आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर की जो मार्केट है वो तो बूम पे है, राइट, एज ऑलवेज एंड वो बढ़ती ही जा रही है। कभी भी प्रॉपर्टी की मार्केट कम नहीं हुई है, राइट, एंड आगे इसमें बहुत पोटेंशियल है देखा जाए तो, क्योंकि अगर NRI की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी इन प्रोजेक्ट्स में या रीसेल में भी, तो एक तरीके से पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, पूरे सर्कल रेट्स बढ़ेंगे और जो एमिनिटीज हैं वो और बेटर होंगी, एंड पूरी प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो बूम पे आएगी और अपना इंडियन स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और हम भी नहीं सोच सकते थे कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में रहेंगे जहाँ इन हाउस यू विल गेट एवरीथिंग लाइक अ होटल, राइट। सो थैंक यू केशव जी। मुझे लगता है बहुत NRIs जो घबराते थे, डरते थे कि मैं इन्वेस्ट करूँ या अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेचूँ, तो आपने काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में उनको बताया है कि आफ्टर दिस बजट क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज हुई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो यूनियन बजट माना टैक्स नहीं कम हुआ है बट चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है। जिस चीज़ में पहले 10 दिन लगते थे आज वो 2 दिन लगेंगे। रूल्स रेगुलेशंस को और सिंप्लीफाई किया ताकि इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी बेचनी हो या लेनी हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, चीज़ें और इजी बन जाए। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने हमें रिव्यूज़ दें आफ्टर दिस यूनियन बजट। थैंक यू सो मच।